गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकेंड में पार्ट 13 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दिए गए उदाहरण को पढ़ते हैं। राजप्पा सीढ़ियों के पास गया। ऊपर जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एल्बम को झट से कमीज के नीचे छिपा लिया, फिर दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागा। तो उपयुक्त गद्यांश में जो रंगीन शब्द दिए गए, वे सभी शब्द क्या क्रिया को दर्शा रहे हैं। बच्चों, ये सभी शब्द बता रहे हैं कि राजप्पा ने क्या क्या किया। ये क्रिया शब्द है। इस संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियाँ होती है। कितनी विधियाँ होती है? दो विधियाँ, होना और करना। पहला वह कार्य जो स्वयं होता है और दूसरा वह जो किया जाता है। पहला तो क्या, वो स्वयं कार्य होता है और दूसरा क्या, जो हमारे द्वारा किया जाता है। जैसे बादल छाना स्वयं होने वाली क्रिया है, जबकि पतंग उड़ाना कर्ता द्वारा किया गया कार्य। कर्ता अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो दो विधियाँ होती है, होना और करना, जो स्वयं होती है, और कुछ जो करना होता है, जो किसी के द्वारा किया गया कार्य। इस प्रकार किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो किसी कार्य के होने या करने वाले का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या? किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। और किसी कार्य के करने का बोध कराने वाले शब्द को कर्ता कहते हैं। किसी कार्य के करने वाले का बोध कराने वाले को कर्ता कहते हैं। और किसी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया पढ़ने से पहले हम धातु के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्रिया शब्द किस प्रकार बनते हैं। तो धातु। संसार की सभी भाषाओं से क्रिया का बहुत महत्व होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। जब क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है, तब इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने विशेषण वगैरह के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने वचन लिंग पढ़ा था। तो लिंग वचन के अनुसार क्या होता है कि लिंग वचन के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है। जैसे लड़का है तो रहा आएगा, लड़की है तो रही है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। तो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे पढ़ना, दादी जी रोज अखबार पढ़ती है। लिखना, मयंक कलम से लिखता है। दौड़ना, चीता तेज दौड़ता है। बच्चों, आपने देखा कि उपयुक्त क्रिया शब्दों के अंत में एक समानता है, ना का होना। सबके अंत में क्या लगा हुआ है? ना। असल में पढ़, लिख, दौड़ आदि से ये सभी क्रिया के मूल रूप है। आदि सभी क्रियाओं के मूल रूप है। कौन कौन से? पढ़, लिख, दौड़, जो धातु कहलाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और इसके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और यदि उपयुक्त वाक्यों में से पढ़, लिख, दौड़ आदि क्रिया के मूल रूप को हटा दे तो शेष ती है, ता है, रहा है बचते हैं, जिन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है। इस प्रकार क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तथा मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। और मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो हम जो क्रिया पढ़ रहे हैं वो सामान्य रूप है, और क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। जैसे हम क्या बोलते हैं क्रिया के मूल रूप को? धातु। जैसे पढ़, तो पढ़ मूल शब्द है, पर उसको वाक्यों में जब वाक्यों में जब उसका प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे हम? जैसे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ना, पढ़ाते। तो इस तरह से हमारे वाक्य के अकॉर्डिंग हम हमारे अनुसार क्रिया को धातु रूप का प्रयोग, तो सामान्य ना है, ता है, सहायक क्रिया जोड़ के हम प्रयोग में लेते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। अभी जस्ट मैंने से पहले आपको बताया था, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। तथा क्रिया का प्रभाव फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जो क्रिया हो रही है उसका जो प्रभाव है, फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यह शिक्षक करता है, क्योंकि पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? शिक्षक। और उसके द्वारा पढ़ाने की क्रिया का प्रभाव छात्रों पर पड़ा, इसलिए छात्र क्या है? कर्म है। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया,
अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, बच्चा चादर बिछा रहा है, फल वाला फल बेच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में बिछा रहा है तथा बेच रहा है क्रियाओं का फल क्रमशः चादर और फल कर्मों पर पड़ रहा है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? चादर और फल कर्मों पर पड़ रहा है। जहाँ सकर्मक क्रिया है, जैसे बच्चा चादर बिछा रहा है, तो बच्चा क्या बिछा रहा है? तो कर्म किसके ऊपर पड़ रहा है? प्रक्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर। तो कर्म क्या है यहाँ पर? चादर। तो जहाँ पर प्रश्न करने पर जवाब आता है तो वो क्या कहलाती है? आपकी सकर्मक क्रिया, या जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म होता है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसमें कर्म होता है वाक्य में, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और साधारणतः सकर्मक क्रिया के लिए हम क्या प्रश्न करके पूछते हैं और जब जवाब आता है उसका तो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। देखिए इसमें विशेष इस पॉइंट को पढ़ते हैं हम। सकर्मक अर्थात कर्म सहित। जहाँ क्रिया में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या, किसे आदि प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे समीर खाता है। इस वाक्य में क्या खाता है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, परंतु यह निश्चित है कि समीर कुछ न कुछ अवश्य खाता है, इसलिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है समीर खाता है। जिसमें अब हम क्या प्रश्न करते हैं? समीर क्या खाता है? तो क्या खाता है इसमें कर्म नहीं है, फिर भी खाने की क्रिया जो हो रही है, तो कुछ भी खाएगा तो किसी वस्तु, मतलब जो वस्तु है जो है उसी को खाएगा, तो वहाँ पे कोई ना कोई शब्द तो जरूर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं। दो कर्म के कारण इसे द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा शिशु को खाना खिला रही है। अब कर्ता कौन है? नेहा। क्या कार्य कर रही है? खिलाने का। क्या किसको? तो शिशु को। और क्या? खाना। तो जहाँ वाक्य में किसको क्या प्रश्न करने पर जवाब मिलता हो वहाँ पर क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। विद्या ने गरीब को रोटी दी। विद्या करता, गरीब और रोटी क्या हो गया? कर्म हो गए, और देना क्या होगी? क्रिया। पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है। शिक्षक बच्चों से निबंध लिखवा रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि में से किन्हीं दो अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, बाहर बारिश हो रही है, लगता है तूफान आया है, तो बाहर बारिश हो रही है, स्वाभाविक क्रिया होगी पर ये अकर्मक है, इसकी जगह कोई कर्म नहीं है इसमें। जैसे देखो, इन वाक्यों में आया है तथा हो रही है क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं। दोनों किस पर पड़ रहे हैं? कर्ता पर। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं, अतः ये अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण देखिए, नर्तकी नाच रही है, तो नर्तकी नाच रही है कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कर्ता के द्वारा हो रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है। वह जोर से हंसा, तो वह जोर से हंसा, तो हंसने का कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है, यहाँ पे भी कोई कर्म नहीं है। वह अभी आया है, तो वह अभी आया, तो आने की क्रिया हो रही है पर कोई कर्म नहीं है। वैसे ही यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है, तो हो रही है, पर यहाँ पे आप सोचो क्या हो रही है? बारिश। तो बारिश का कर्म नहीं है, क्योंकि वो तो क्या, बारिश होना भी क्या है? एक क्रिया ही है, इसलिए स्वाभाविक क्रिया। ठीक है, जो हमने अभी आगे पढ़ी थी, एक तो स्वयं होती है और एक किसी के द्वारा की जाती है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। अकर्मक अर्थात अधन कर्म, कर्म के बिना। यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। कुछ क्रियाएं हैं जो अधिकांशतः अकर्मक ही रहती है, जैसे रोना, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि। अब जो रोना है, सोना, उड़ना, ये सब क्रियाएं क्या? अकर्मक क्रिया है। जैसे कि बच्चा रो रहा है, तो आप प्रश्न करो बच्चा क्या रो रहा है, उसकी जगह पर कोई भी जवाब नहीं आएगा। पर समीर खाता है, समीर क्या खाता है? जैसे रोटी खाता है, सब्जी खाता है, दाल खाता है, तो वो क्या है? आम खाता है, तो उसकी जगह पर जवाब आ रहा है, पर बच्चा क्या रो रहा है? कोई जवाब आता है नहीं, इसलिए कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया होती है।
आओ दोहराएं। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं और सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। आप सभी अपनी कॉपी में SW में आओ दोहराए पॉइंट्स करें।